So this is our 14th lecture of partial differential equation, and today we are going to start our next exercise. So we will discuss various types of solution and then discuss Charpit method to solve first order partial differential equation with its example. So let's start. This about types of solution. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास चार टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसे हम कंप्लीट इंटीग्रल भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या फिर इसे भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलेंगे. एंड थर्ड वन इज़ जर्नल सॉल्यूशन. एंड लास्ट वन इज़ सिंगुलर सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा. जो हमारे सेशन में कंसीडर कर लेती हूँ एक फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करनी है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन का फाइंड करना है. सो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स वाई जेड पी क्यू ये टर्म इस टाइप की टर्म होंगी. तो इसलिए मैंने उसकी फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया कि मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की है एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0. फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया. जैसे कि अगर आपके पास इक्वेशन है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3x प्लस 4y प्लस जेड स्क्वेयर. सो इस टाइप की इक्वेशन है कोई भी, मैंने उसको फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है. अलग अलग मेथड होंगे इसको सॉल्व करने के. इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो रिलेशन मिलेगा उस रिलेशन में क्या होगा, उस इक्वेशन में क्या होगा कि जो आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव है ये रिमूव हो जाएंगे. पार्शियल डेरिवेटिव रिमूव हो जाएंगे तो मतलब आपको एक ऐसा रिलेशन मिलेगा जिसमें एक्स वाई जेड होंगे. बट जब हम पार्शियल डेरिवेटिव रिमूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने इंटीग्रेशन का यूज़ किया होगा डेफिनेटली. तो इंटीग्रेशन करने का मतलब है हमें कांस्टेंट मिले होंगे. कितने कांस्टेंट मिलेंगे हमें, जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही हमें कांस्टेंट मिलेंगे. दैट मीन्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, so after solving this equation a relation is obtained which contains x, y, z and as many arbitrary constant as there are independent variable in the given partial differential equation. so वो जो आपके पास रिलेशन होगा x, y, z and arbitrary constant होंगे. तो यहाँ जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं इसे, इस इक्वेशन में अगर आप चेक करो तो आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं. दैट मीन्स आपको दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे, से a एंड b. दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक रिलेशन मिलेगा जिसमें एक्स वाई जेड एंड आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे. तो उसे भी हम फंक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं. सो आपको एक फंक्शन मिलेगा, कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड हो सकते हैं एंड आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे ए एंड बी इक्वल्स टू 0. तो ये जो आपको रिलेशन मिला है दिस वन, इसे हम बोलेंगे ये हमारा है कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर आप इसे कंप्लीट इंटीग्रल भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीज़ है. एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, जो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है इसमें जो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है अगर हम उन्हें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, से ए को मैंने 1 वैल्यू दे दी, बी को 3 वैल्यू दे दी, तो वो हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन. कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करवा देना, उसे हम बोलेंगे असाइन करवा देना, उसे हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो हम कह सकते हैं कि जब हमने कोई वैल्यू असाइन किया पर्टिकुलर वैल्यूज़ टू द कंप्लीट सॉल्यूशन, तो जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा वो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल. फाइंड कैसे करना है ये कंप्लीट सॉल्यूशन, ये अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि हमें कैसे फाइंड करना है. अलग अलग वेज हैं इसको फाइंड करने के. सो थर्ड वन दैट इज़ जर्नल सॉल्यूशन या फिर जर्नल इंटीग्रल. ये क्या होता है, तो जर्नल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, इससे हम पहले फाइंड करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन. सो फर्स्ट स्टेप होगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना. तो अभी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा था, कैपिटल एफ जो फंक्शन होगा एक्स वाई जेड एंड ए बी इक्वल्स टू 0. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, कि हमें जो ए और बी है उनमें कोई एक रिलेशन फाइंड करना है. एक्चुअल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें रिलेशन फाइंड नहीं करना है, हमें जस्ट लिखना है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा. ए बी से रिलेटेड है या बी ए से रिलेटेड है. तो हम यहाँ ले लेते हैं कि बी इज़ अ फंक्शन ऑफ ए. सो इफ़ बी इज़ अ फंक्शन ऑफ ए, आप रिवर्स में भी ले सकते हो, ए इज़ अ फंक्शन ऑफ बी. सो हमने लिया बी अगर ए का फंक्शन है तो ये जो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है किस में चेंज हो जाएगा, एक्स वाई जेड, यहाँ पर बी के प्लेस पर आप लिख दोगे फाई ऑफ ए.
इक्वल्स टू 0 से ये आपके पास है इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो आपके पास सेकेंड है ये कंसीडर करेंगे और इसी इक्वेशन का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। ये जो आपके पास ये ऑब्टेन हुई है इक्वेशन सेकेंड, इसी का हमें पार्शियल डेरिवेटिव कंसीडर करना है विद रिस्पेक्ट टू ए। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का हमें यूज़ करके एलिमिनेट करेंगे हम आर्बिट्री कांस्टेंट ए को। तो एलिमिनेशन जब हम कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके, वहाँ पर जो आपको रिलेशन मिलेगा उस रिलेशन को हम बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन। So we can say that relation obtained between x, y, z by eliminating the arbitrary constant a from the equation second and third is called journal solution or journal integral. So हम ये फाइंड करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें। नेक्स्ट वन इज सिंगुलर सॉल्यूशन। हमें कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करना है, चाहे वो पर्टिकुलर हो, जर्नल हो, सिंगुलर हो, तो हमें सबसे पहले उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो सेम यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन में भी यही होगा, पहले आप फाइंड करोगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये स्टेप यहाँ पर सेम रहेगा। सो आफ्टर फाइंडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन हमें क्या करना है, इससे इक्वेशन सेकेंड आपको फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। ये भी इक्वल्स टू 0 होगा, ये भी इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 ऑब्वियसली। सो हम बोल देते हैं ये आपके पास है इक्वेशन थर्ड एंड ये इक्वेशन फोर्थ। तो अब हम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का यूज़ करके ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए बी, इन्हें हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के बाद जो हमें रिलेशन मिलेगा एक्स वाई जेड में, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। सो relation obtained between x, y, z by eliminating arbitrary constant a and b from equation second, third and fourth is called singular solution. That means आपको हर solution के लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा complete integral और complete solution, उसके बाद ही आप बाकी सारे solution फाइंड कर सकते हो। करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका यूज़ करेंगे हम, एक यूज़ करेंगे चारपट मेथड का, एक बार हम यूज़ करेंगे जैकोबी मेथड का, और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी हम उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल आर्टिकल फाइंड करेंगे तो वहाँ से उसके सॉल्यूशन हमें पता चलेंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पर्टिकुलर। तो सबसे पहले जो आपके पास 3.2 एक्सरसाइज है उसमें यूज़ होगा चारपट मेथड का, एंड देन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, एंड इन लास्ट एक्सरसाइज 3.4 वहाँ पर हम पढ़ेंगे जैकोबी मेथड के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्लियर है कि जब कुछ फॉर्म पर्टिकुलर फॉर्म, कुछ जो इक्वेशन है कुछ पर्टिकुलर फॉर्म की होंगी, तब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेंगे कि वो इस कैटेगरी के अंदर आ रही है नहीं आ रही, उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे। चारपट मेथड और जैकोबी मेथड कब यूज़ होगा, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 2 हैं, इफ़ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, तो हम यूज़ करेंगे चारपट मेथड का। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 या 3 से ज़्यादा हैं, तब हम यूज़ करेंगे जैकोबी मेथड का, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। सो स्टार्ट कर, सो लेट्स स्टार्ट चारपट मेथड। सो ये बेसिकली तब यूज़ होगा जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जो चारपट मेथड का प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, सो हमें जस्ट इसका मेथड का जो वर्किंग रूल है वो फॉलो करना है, या हम बोल सकते हैं जो हमें चारपट ऑक्सिलरी इक्वेशन है सिर्फ वो याद रखनी है कि वो क्या होगी, बस हमें उसका यूज़ करना है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। सो मैं लिख रही हूँ चारपट ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले आपको लिखना है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं dx इक्वल्स टू dy, देन जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ dz। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमारा z का डेरिवेटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज़ p, तो यहाँ आप लिखोगे dp एंड यहाँ हम लिखेंगे dq, और एंड में हमें लिखना होता है df। f वो होगा जो आपने रिलेशन फाइंड किया होगा x y z और p q में, बट बेसिकली हमें इसका यूज़ नहीं करना है, जो हमारी रिमेनिंग फ्रैक्शंस है हम इसी का यूज़ करेंगे अपना सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले जो आप dx है इसके नीचे आप लिखोगे, सब में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है स्मॉल f का। स्मॉल f क्या होगा, जो आपका गिवन फंक्शन, जो गिवन इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होगा स्मॉल f, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल f से।
ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसे आपको सॉल्व करना है। सो आपको सब में उसी का पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले आपके पास आएगा माइनस करली एफ बाय, यहाँ पे आप लिखोगे करली पी। एफ का डेरिवेटिव आपको लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू पी। अब यहाँ पर आपको सेम ही टर्म लिखनी है माइनस करली एफ बाय। अब यहाँ पे हमें पता है y किससे रिलेटेड होगा, जैसे आपके पास q है, इसकी वैल्यू क्या होगी करली z बाई करली y, एंड p की वैल्यू होगी करली z बाई करली q। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो x। सो बेसिकली आप यहाँ से याद रख सकते हो कि x जो है वो रिलेटेड है p से, तो दैट मीन्स dx के जो डिनोमिनेटर में आएगा वो p का आएगा डेरिवेटिव, p के रिस्पेक्ट में आएगा, एंड सिमिलरली dy जो y जो रिलेटेड है वो है q से, इसलिए यहाँ पर q का डेरिवेटिव आएगा। एक्चुअल में पूरी इक्वेशन का प्रूफ है बट वो हमें नहीं करना है। एंड देन आप dz में क्या लिखोगे, dz में ये दोनों टर्म जो भी आपने लिखे हैं डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज दोनों आएंगी, लेकिन फर्स्ट वाले को हम p से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले को q से। तो यहाँ पर टर्म हो जाएगी माइनस p करली एफ बाय करली p माइनस q करली एफ बाय करली q। सो ये हमारे 3 फ्रैक्शन है। अब रिमेनिंग फ्रैक्शन dp एंड dq, जो आपके पास p है, अगर यहाँ देखो p क्या है करली z बाय करली x, तो आप ऐसे सोच सकते हो जो p है वो z से भी रिलेटेड है इसमें, और यहाँ पर x से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, f का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z के रिस्पेक्ट में भी और x के रिस्पेक्ट में भी। तो यहाँ हम लिखेंगे करली f बाय करली x प्लस करली f बाय करली z, बट जो z वाला है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे p से। सिमिलरली q वाला केस होगा, हम बोलेंगे जो q है, मतलब याद करने का वे है, आप जैसे मर्जी करो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो q है वो z और y से रिलेटेड है। सो dq के नीचे आपके पास आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, बट जो z वाला है उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे q से, एंड देन df के डिनोमिनेटर में आता है 0। सो दिस इज़ योर चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका यूज़ करके हम जो अपनी फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो आप क्या करोगे, इन ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करके हम जर्नली p एंड q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल p एंड स्मॉल q की, और उसे हम पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन है dz इक्वल्स टू p इंटू dx प्लस q इंटू dy। ऑक्सिलरी इक्वेशन से आप p एंड q की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पर पुट करोगे, तो वहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये आपका सबसे पहला सॉल्यूशन है जो आप फाइंड कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो आप जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव है हमको रिमूव करके आप देखना ऑटोमेटिकली हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएंगे। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम हमेशा कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करेंगे, और उसके बाद अगर हमें कोई और सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला हुआ है तो हम वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट इंटीग्रल। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल। सो फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है, मुझे इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, दैट मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। अब आप चेक करो ये फर्स्ट ऑर्डर की है, क्लियरली ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। फिर आप चेक करोगे कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो इसमें हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दैट मीन्स हम यूज़ करने वाले हैं चारपिट मेथड का। तो चारपिट मेथड फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव की। बट सबसे पहले देखो जो आपके पास ये है इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, बट हमें चाहिए स्मॉल f की वैल्यू की, मतलब आपको सारी इक्वेशन एक तरफ लेकर जानी है। तो ये इक्वेशन को आप चेंज कर दोगे pxy प्लस py प्लस qy माइनस yz इक्वल्स टू 0। तो ये है जो ये आपका स्मॉल f है, जो फंक्शन है x y z p एंड q का। तो इस स्मॉल f का हम यूज़ करेंगे। तो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगेन वही आपको पहले लिखने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है p एंड q, एंड एंड में आपको लिखना है df के डिनोमिनेटर में आपको लिखना है 0। देन यहाँ माइनस करली एफ बाय करली पी, यहाँ आप लिखोगे माइनस करली एफ बाय करली क्यू, यहाँ इन दोनों को पी और क्यू से मल्टीप्लाई करोगे। सो फर्स्ट वन दिस, एंड नेक्स्ट वाले को क्यू से मल्टीप्लाई करके लिखोगे दिस। नेक्स्ट वाले में पी जो है वो रिलेटेड है जेड एंड एक्स से, सो यहाँ आएगा करली एफ बाय करली एक्स प्लस करली एफ बाय
करली z, बट इसे मल्टीप्लाई करोगे आप p से। सिमिलरली यहाँ आएगा करली f बाय करली y प्लस करली f बाय करली z, बट इसे मल्टीप्लाई करोगे q से। सो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इनकी वैल्यू पुट करनी है, जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियसली जब भी हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, बाकी सारी जितनी भी टर्म्स हैं उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, बाकी जितने भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। सो जब आप p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है। सो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं करली f बाय करली p। पार्शियल डेरिवेटिव लो p के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस q। देन नेक्स्ट वन करली f बाय करली q इक्वल्स टू q के रिस्पेक्ट में लेंगे तो आपके पास रहेगा p प्लस वाई। देन नेक्स्ट करली f बाय करली x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो आएगा पी वाई। देन करली f बाय करली y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी पी एक्स प्लस q। एंड लास्ट वन करली f बाय करली z के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा माइनस y। 1 सेकेंड, जब हमने y के रिस्पेक्ट में किया है तो यहाँ पर माइनस z भी टर्म इंक्लूड होगी, माइनस z। सो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन में। सो dx डिवाइड बाय माइनस एक्स वाई, ये कॉमन लेते हैं, नेगेटिव बाहर रहने देते हैं, dy डिवाइड बाय माइनस p प्लस वाई। देन dz डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम p से, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस पी एक्स वाई माइनस पी क्यू। देन q से मल्टीप्लाई करना है माइनस पी क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल्स टू डी पी डिवाइड बाय करली, इसकी वैल्यू पुट करेंगे पी वाई प्लस पी इंटू करली एफ बाय करली जेड, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है माइनस वाई। सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस पी वाई, या अगर यहाँ चलो बाद में सॉल्व कर लेते हैं, डी क्यू डिवाइड बाय, इसके नीचे हम वैल्यू पुट करेंगे करली एफ बाय करली वाई की। सो वैल्यू है पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड। देन नेक्स्ट ये वैल्यू पुट करोगे आप क्यू से मल्टीप्लाई करके, तो वो ये आ जाएगा माइनस क्यू वाई। देन लास्ट टर्म एज इट इज़ डी एफ डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, p या q की किसी की भी जिसकी हम वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों की या जिसी एक की भी हम वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो आप देखो डिनोमिनेटर सॉल्व करो हर एक की, तो आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास सॉल्व होकर सिर्फ इतना आ जाएगा माइनस पी एक्स वाई माइनस 2p क्यू माइनस वाई क्यू, है ना। अगर इसका सॉल्व करोगे तो ये आ गया 0, तो इसका 0 आया, इसका मतलब इस फ्रैक्शन को लेना सबसे अच्छा रहेगा, सबसे यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 है। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो उस पूरी टर्म को 0 बना देगा, तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा डी पी इक्वल्स टू 0। तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ डी पी डिवाइड बाय 0। कोई भी आप फ्रैक्शन रख दो, आपकी बुक में कुछ ऐसा लिखा होगा ईच फ्रैक्शन, मतलब हर एक फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है, तो किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी पी इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करोगे, जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू ए, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, मैंने कांस्टेंट a लिख दिया, p इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स मेरे पास p की वैल्यू आ गई है, तो मुझे इस इक्वेशन में पुट करनी है डी जेड इक्वल्स टू पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। तो मुझे अब q की वैल्यू भी चाहिए, या तो अब q की वैल्यू यही जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है यहाँ से कैलकुलेट करो, बट अगर आप चेक करो तो यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। ट्राई करना क्या किसी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करके वैल्यू आ रही है या नहीं, और अगर ऐसा आपको नहीं मिल रहा है तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हमारी जो गिवन इक्वेशन है उस पर चेक करेंगे जाके, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी। देखो गिवन इक्वेशन में अगर मैं p की वैल्यू रख दूंगी तो यहाँ से इजीली मुझे मिल जाएगी q की वैल्यू। p की वैल्यू मैंने रखी है a, तो यहाँ पर आ जाएगा q वाली टर्म्स एक तरफ रहने दो, p वाली दूसरी तरफ ले जाओ, सिंपली जैसे भी आपको लिखना है। यहाँ पे p की वैल्यू मैं जस्ट पुट कर रही हूँ, तो आपके पास आ जाएगा ax_y प्लस aq प्लस qy माइनस yz इक्वल्स टू 0। सो a प्लस वाई क्यू ये एक तरफ रहने दिया, बाकी को दूसरी तरफ ले गए, तो आ जाएगा yz माइनस ax_y। सो यहाँ से q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी yz माइनस ax_y डिवाइड बाय a प्लस वाई। सो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ q।
तो इस p और q की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमारी इक्वेशन है दिस वन, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, डी जेड इक्वल्स टू पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। सो डी जेड इक्वल्स टू पी की वैल्यू है ए इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज़ वाई जेड माइनस ए एक्स वाई डिवाइड बाई ए प्लस वाई इंटू डी वाई। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, डी जेड इक्वल्स टू ए डी एक्स प्लस, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, आपके पास क्या बचेगा z माइनस ए एक्स, तो यहाँ पे a प्लस वाई इंटू डी वाई। अगर आप चेक करो यहाँ पर जो ये वाली आपके पास टर्म है z माइनस ए एक्स है ना, अगर ये टर्म यहाँ नहीं होती तो आप इजीली सारा जो फ्रैक्शन था, सिर्फ ये वाली टर्म की बात करूँ मैं, इसमें अगर ये वाली टर्म नहीं होती y डिवाइड बाई a प्लस वाई इंटू डी वाई होता तो आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर देते, बट ये वाली टर्म यहाँ पर है। और अगर आप चेक करो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ डी जेड माइनस ए इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू जेड माइनस ए एक्स, बाकी एज इट इज़, सिर्फ मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गई हूँ। इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस ए एक्स है ना, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, वाई इंटू जेड माइनस ए एक्स डी वाई देन ए प्लस वाई। तो आप चेक करो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब आपके पास z माइनस ए एक्स है, यहाँ भी z माइनस ए एक्स है, तो z माइनस ए एक्स को हम दूसरी साइड ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो डेरिवेटिव ऑफ z माइनस ए एक्स, z माइनस ए एक्स इक्वल्स टू वाई ए प्लस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब हमें पता है अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, आप जब राइट हैंड साइड को कैसे इंटीग्रेट करोगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम जो ए ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में, या जैसे भी आपको पार्शियल फ्रैक्शंस जो हम बनाते थे वो वैसे कर रहे हैं, मैं ए ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो आ जाएगा ए प्लस वाई माइनस ए प्लस वाई। देन इंटीग्रेट ऑब्वियसली सबको आता है अब करना, तो यहाँ पर ए प्लस वाई डिवाइड बाई ए प्लस वाई माइनस ए डिवाइड बाई ए प्लस वाई देन डी वाई। तो ए प्लस वाई से ए प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म सिर्फ आपके पास रह जाएगी 1 माइनस ए डिवाइड बाई ए प्लस वाई एंड देन डी वाई, बाकी एज इट इज़। अब हम इसे कर देंगे इंटीग्रेट। सो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाई टी क्या होगी, लॉग ऑफ टी। तो सिमिलरली यहाँ पर आप चाहो तो z माइनस ए एक्स को t पुट कर सकते हो, या आपको डायरेक्टली अब पता है तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ z माइनस ए एक्स इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करेंगे, सो वन का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी वाई, तो ये आ जाएगा वाई माइनस ए एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई या 1 बाई टी क्या होगा, लॉग टी। सो ये आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ ए प्लस वाई, प्लस यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट लिखना है, सो आई एम राइटिंग डी। ये क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग जेड माइनस ए एक्स, अगर मैं लॉग वाली टर्म एक तरफ लिखूँ, इंटू ए प्लस ए लॉग इंटू ए प्लस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस बी, सॉरी वाई प्लस बी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप चेक करो यहाँ पर जो p और q हैं वो रिमूव हो चुके हैं, बट उनके प्लेस पर p एंड q रिमूव होके उनके प्लेस पर हमें क्या मिले हैं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट मिले। हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और हमारे पास 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट मिले हैं। तो इस टाइप के हम सॉल्यूशन को बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो कि आप जो a है ये इस लॉग की पावर में लेके जा सकते हो, देन एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, उसके बाद लॉग को राइट हैंड साइड लेके e की टर्म्स में लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल के टर्म में। इट्स टोटली अप टू यू, आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हो।